चलिए दोस्तों, हम जो भी 9th क्लास की ज्योग्राफी कर रहे थे है ना, उसका हम आखिरी चैप्टर करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6, ठीक है, जिसका नाम है जनसंख्या। जनसंख्या, ठीक है, ये हमें बताएगा कि भारत में किस किस तरह से कहाँ किस किस एरिया में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, कितने कम लोग रह रहे हैं। ठीक है, हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, जलवायु विकार पढ़े थे, हमने बात की थी मृदा के बारे में, हमने बात की थी जल के बारे में, है ना। ये सारी उपलब्धताएं सुविधाएं जहाँ पे उपलब्ध है हमको, है ना, वहाँ पे हमारी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है, वहीं जहाँ उबड़ खाबड़ वाला इलाका है या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है, वहाँ पे जो है हमारी जनसंख्या कम देखने के लिए पाई जाती है। ठीक है, तो हमने एक बात की थी, जब हमने संसाधन पढ़ा था तो संसाधन में हमने बात की थी कि मानव जो है, संसाधन के बारे में बात की थी ना कि मानव जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और सबसे अंतिम संसाधन है। क्योंकि मानव जो है इन संसाधन में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन। ठीक है, संसाधन, ठीक है, क्यों सबसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि मानव सिर्फ संसाधनों का जो ऑलरेडी संसाधन है उनका सिर्फ उपयोग नहीं करता, वो नए संसाधन बनाता भी है ना, वो नए संसाधन डेवलप भी करता है। तो मानव मतलब ये सिर्फ संसाधनों का उपयोग उपभोग या उपयोग नहीं करते, सिर्फ संसाधनों का उपभोग नहीं, का उपभोग ही नहीं, बल्कि संसाधन निर्मित भी करता है। ठीक है, मानव संसाधन निर्मित भी करता है। ठीक है, तो है ना, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसके बारे में एक चीज़, हाँ, अब ये तो हमारा संसाधन के बारे में, ठीक है, मानव के महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए हमें जो हमारी जनसंख्या उसके बारे में जानने की आवश्यकता है। ठीक है, कि क्या कहते हैं, हमारे पास कितना मानव संसाधन है ना, जिससे मानव संसाधन को भी कुशल अकुशल इस सब में बांटा जाता है ना, वो चीज़ बात की बात है। हमारे पास कितना मानव संसाधन है, कितने आश्रित लोग हैं, है ना, और कितने जो है मतलब क्या कहते हैं, जो मतलब उसको बोलते हैं उत्पादन, है ना, उत्पादन जनसंख्या कितनी है भारत के पास। ठीक, और भारत इस तरह से किन किन क्षेत्रों में अच्छा कर सकता है ना, ये सारी चीज़ें। और जनसंख्या से भी पता लगता है कि मतलब कहाँ पे कमी है ना, या लोग मतलब देखिए, जनसंख्या के जब हम परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, माइग्रेशन प्रवास के बारे में हमने पढ़ा था, क्यों माइग्रेशन कर रहे हैं ना, क्या कंडीशन है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, है ना, तो ये सब हम इस जनसंख्या चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमें एक बात बताएं कि देखिए, कोई भी जैसे कि इसमें बात की हुई है, जैसे कि कोई भी जब प्राकृतिक क्रिया होती है ना, कोई भी प्राकृतिक घटना है, ठीक है, प्राकृतिक घटना, ठीक, कोई भी प्राकृतिक घटना है, उसको हम जो है उसको हम कब आपदा कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक घटना कब हमारी आपदा बन जाती है। देखिए क्या कहते हैं आपका मतलब आकाशीय बिजली गिरना एक कॉमन सी बात है, कॉमन फिनोमिना है, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक घटना है। ठीक है, लेकिन यही आपदा बन जाती है बिहार राज्य में। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा डेथ, यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा जो मतलब बिजली की वजह से जो सबसे ज़्यादा डेथ है पूरे भारत की बात की जाए तो यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये जो हम कह रहे हैं तो ये आपदा क्यों हो गई, इसको एक आपदा क्यों कह रहे हैं, ये न्यूज़पेपर में हेडलाइन क्यों बनी, क्योंकि ये आपदा इसलिए कहलाई, आपदा इसलिए बनी क्योंकि इसने क्या किया, मानव की क्षति की, इसमें मानव की क्षति हुई, उसकी जान गई। ठीक है, क्योंकि मानव की क्षति हुई, उसकी जान, मानव को क्षति हुई, उसकी जान गई। अब आप सपोज कीजिए, नॉर्मल हमको खांसी जुकाम हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल खांसी जुकाम होता है, कोई आपदा तो है नहीं, ये हम जानते हैं, सीजन चेंज हुआ, खांसी जुकाम हो गया, ठीक है, थोड़ी दवाई ली, इस तरह का होता है। लेकिन जो कोरोना था उसको हमने आपदा क्यों कहा, एक महामारी इसको क्यों कह दिया। ठीक है, इसको महामारी इसलिए कह दिया क्योंकि इसने जो है लोगों की जान ली। ठीक है, जान माल की हमारे भारत को हानि हुई। ठीक है, मानवों की इसमें जान गई। ठीक है, जबकि जो नॉर्मल जुकाम खांसी होता है उससे कोई जान हमारी नहीं जाती है ना, हम जानते हैं चीज। तो जो मानव है, मानव के ऊपर किसी घटना का क्या प्रभाव पड़ा है ना, वो उसको उसको उसके कंटेक्स्ट में, मतलब कोई भी घटना होती है तो मानव के कंटेक्स्ट में देखते हैं उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं, हम अब पर्यावरण एक ज्वलंत मुद्दा है ना, इसके बारे में बात करते हैं। पर्यावरण की बात हम क्यों करते हैं, क्योंकि अब मानव को प्रभावित करने लगा है। क्यों प्रभावित करने लगा है कि बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है तो हीट वेव बढ़ जा रही है ना, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, सॉरी, गर्मी बढ़ती जा रही है ना। अब गर्मी बढ़ती जा रही है तो क्या है कि लू चल रही है, इतनी ज़्यादा मात्रा में वो चल रही है कि मतलब जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ना, डेथ हो जा रही है उनकी। पर्यावरण से क्या हो रहा है, पर्यावरण से क्या कहते हैं, जो वायु है, वायु प्रदूषित हो रही है, वायु प्रदूषित होती है तो क्या हो रहा है, मानव को हार्म हो रहा है, मानव को हार्म हो रहा है। ठीक है,
हानि हो रही है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब मानव के कंटेक्स्ट में देखा जाता है कि क्या चीज़ क्या है ना, क्या उस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, कोई भी प्राकृतिक घटना जो कि नॉर्मल से थी, अगर उसने मानव को क्षति पहुंचा दी, ठीक है, भारी मात्रा में क्षति पहुंच गई, तो क्या हो गया हमारा, ये हमारे लिए आपदा हो गई। नॉर्मल खांसी जुकाम हमारे लिए नॉर्मल है, उससे हमें कोई समस्या नहीं है, उसको हमने कोई महामारी नहीं घोषित किया। लेकिन जब भी वो कोरोना हो गया, ठीक है, जब मानव की उसमें हानि होने लगी, मानव की डेथ होने लगी उसमें, तो क्या हुआ, भाई वो महामारी घोषित कर दी गई। तो आप देख रहे हैं ना कि मानव के कंटेक्स्ट में सारी चीजें ली जाती है। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि जो सामाजिक अध्ययन है, मतलब किसी चीज का अध्ययन है, तो उसमें जनसंख्या एक महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है, जनसंख्या एक महत्वपूर्ण आधार है, महत्वपूर्ण आधार है सामाजिक अध्ययन हेतु। ठीक है, सामाजिक अध्ययन हेतु। ठीक है, या मानव की बात करें तो जनसंख्या, क्योंकि मानव से मिलकर जनसंख्या बन रही है ना। ठीक है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीजें है ना। अब हम ये भी जानते हैं कि मानव देखो क्या कर रहे हैं, मानव जो है वो जो पृथ्वी के संसाधन है, पृथ्वी के संसाधन का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, नए संसाधन बना रहे हैं। ठीक है, चीजें हो रही हैं, विकास क्रम हो रहा है। तो इसलिए हमें ये जनसंख्या को जानने की आवश्यकता है ना। इसको पढ़ने की नीड क्यों है कि हम जाने कि जैसे मैंने बात की ना कि हम जाने कि कितने लोग हमारे यहाँ आश्रित हैं, उस तरह से क्या पॉलिसीज होनी चाहिए। ठीक है, कितने लोग कहीं पे जो है माइग्रेट कर रहे हैं, क्या रीजन है उसके पीछे जो माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये सब हम तक जब तक अपनी जनसंख्या नहीं काउंट करेंगे, कितनी जनसंख्या थी, जैसे कि यूपी की जनसंख्या इतनी थी, ठीक है, मान लो यूपी में 1600 लोग हैं, और वहीं बिहार में जो है 1500 लोग हैं। ठीक है, अब सडन क्या हुआ है कि अगली बार हमने काउंट किया तो यहाँ 1100 हो गए, और इसकी 400 यहाँ पे ऐड हो गए। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, क्यों हुआ ये कंडीशन, तो ये यूपी में जो भी मतलब यूपी का जिसके भी पास प्रशासन है उसको सोचना पड़ेगा ना कि क्या कंडीशन हुई है, क्यों ऐसा हुआ है। अगर ये होता हमारे पास कोई आंकड़े ही ना हो, हमारे पास कोई बेस ही ना हो, आंकड़े ना हो हम कुछ कहने के लिए, तो हम कैसे बात करेंगे कहाँ कम हुई है, कहाँ ज़्यादा हुई है ना। हमारे इसके लिए हमारे पास आंकड़े होने जरूरी होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि टाइम टू टाइम मतलब उन आंकड़ों को अपडेट करने की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या होता है कि हर 10 साल में हमारे भारत में क्या होता है, जनगणना होती है। ठीक है, जनगणना होती है, और जनगणना में डिफरेंट फैक्टर यही होते हैं कि कितने लोग आश्रित हैं, एज क्या है, एज क्यों पूछी जाती है कि 15 तक की एज के बच्चे अच्छे, इसका मतलब ये आश्रित लोग हैं, है ना। 14 से अब वाले जो है इसका मतलब ये अच्छे व्यस्त लोग हैं, ये युवा लोग हैं। ठीक है, और 60+ वाले जो हैं, ठीक है, 59 से अब वाले जो है वो भी आश्रित लोग हैं, क्योंकि वृद्ध लोग हैं ना। या फिर उनमें से कौन आदमी कितना काम कर रहा है, किसका क्या प्रोफेशन है, कौन सी क्रिया में लगा पड़ा है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कौन सी क्रिया में लगा पड़ा है। ठीक है, ये सब हमें जानने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए हमारा ये चैप्टर जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम जो है 3 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है जनसंख्या का आकार में वितरण। ठीक है, जनसंख्या का आकार व वितरण। ठीक है, इसके बारे में पहला पॉइंट हमारा ये, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको भी 2 भाग में बांट लेते हैं। तो हम आकार के बारे में बात करेंगे, वितरण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक, अब तो हम ये बात जानते हैं कि डिफरेंट मतलब जो है भारत के प्रत्येक भूभाग पर सेम जनसंख्या नहीं है। यूपी में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बिहार में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, महाराष्ट्र में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम जनसंख्या है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने बात की थी कि मतलब कहीं अगर मृदा उपजाऊ है और जो भूमि है वो समतल है, तो सीधी सी बात है अधिक जनसंख्या रहेगी। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है यहाँ पे इसको जो है अफेक्ट करेंगे, है ना। ठीक है, तो हम आकार के बारे में बात करें तो 2021 में 2001 में हमारे भारत की जनसंख्या थी 10.2 करोड़। ठीक है, इतने करोड़ लोग हमारे भारत में निवास कर रहे थे, जिसमें से 16% सिर्फ और सिर्फ यूपी में थे। ठीक है, 16% इस जनसंख्या का कम से कम 16% भाग सिर्फ और सिर्फ हमारा यूपी में था। ठीक है, दूसरी तरफ जो है, जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ये इलाके जो यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम थी। ठीक है, बहुत कम जनसंख्या। ठीक, यहाँ क्या हमारा, यहाँ पे हमारी बहुत कम जनसंख्या थी। ठीक है, तो और भारत की जितनी अभी करंट में जितनी जनसंख्या है, तो मोस्टली भारत की जो है क्या कहते हैं, भारत की जो आधी से अधिक जनसंख्या, मतलब आधी जनसंख्या के हिसाब से हम लगा लेंगे, तो आधी जनसंख्या जो है भारत की वो सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों में है।
ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, जैसे पंजाब, सॉरी हमारा यूपी है ना, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, और हमारा ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश है ना, ये वाला हमारा एरिया। और दूसरा पांचवा हमारा हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो हमने जो है ये आकार देखा, ठीक है, कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है, कुछ एरिया में बहुत कम पॉपुलेशन है, आधी से ज़्यादा, आधी जनसंख्या तो हमारे 5 स्टेट में है, बाकी के स्टेट तो रह गए, सोचिए वहाँ से कि किस तरह से ये डिफरेंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वितरण के बारे में। वितरण मतलब, ठीक है, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व के बारे में, ठीक है, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कितने लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो इससे हम सीधे सीधा अनुमान ये लगा सकते हैं कि जहाँ का जनसंख्या घनत्व अधिक है, सीधी सी बात है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा रह लेते हैं, ठीक है, और जहाँ का जनसंख्या घनत्व कम है वहाँ पे लोग जो है, लोगों की संख्या जो है वो कम है, ठीक है। तो जैसे हम बात करें 2001 की, ठीक है, 2001 में जो भारत का जनसंख्या घनत्व था, भारत का जनसंख्या घनत्व जो था वो था 354 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, नहीं, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे जो है हमारे वो, सॉरी 354 नहीं, ये 324 है ना, 324 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा जनसंख्या घनत्व था। इसका मतलब कि भारत में देखा जाए तो प्रत्येक किलोमीटर स्क्वायर पे जो है हमारे, है ना, उतने क्षेत्र पे जो है 324 लोग रह रहे थे, ठीक है। और वहीं अगर ये तो मतलब आपको स्टेट में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में ये था, ठीक है, 13 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो हमारे कितने, 13 व्यक्ति रह रहे थे, ठीक है। ये चीज़ें तो क्यों डिफरेंस था, ये हमने बात की कि मतलब पानी की उपलब्धता है ना, पानी की उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता और संसाधनों की उपलब्धता, ये सब जो फैक्टर से डिफाइन करते हैं कि कहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे, कहाँ पे कम रहेंगे, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और दूसरी हम इसमें बात करते हैं, ठीक है, दूसरी हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि व जनसंख्या परिवर्तन की क्रिया, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है कि किसी विशेष समय में, ठीक है, किसी विशेष समय में किसी देश, है ना, किसी देश या राज्य की जनसंख्या में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन, ठीक है, ये होता है। अब इसको जो है दो दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। पहला है निरपेक्ष वृद्धि, निरपेक्ष वृद्धि, ठीक है, और एक होता है हमारा वार्षिक वृद्धि, ठीक है, पहला है हमारा निरपेक्ष वृद्धि, दूसरा है वार्षिक वृद्धि। अब निरपेक्ष वृद्धि को कैसे कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो निरपेक्ष जो निरपेक्ष वृद्धि हमारी, कि प्रत्येक वर्ष या एक दशक में जो मतलब कुल जनसंख्या हमारी बढ़ी, ठीक है, वो हमारी निरपेक्ष वृद्धि हुई, ठीक है। तो किसी एक वर्ष, है ना, या एक दशक, ठीक है, एक दशक में बड़ी जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का जनसंख्या वृद्धि का परिमाण है, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन, इसको कैसे निकालेंगे, इसमें क्या करते हैं हम जो पिछली जनसंख्या है उसको जो है, जो नेक्स्ट जनसंख्या आई, देखो वृद्धि तो सीधी सी बात अगली बार बढ़ेगी, ठीक है, तो उसमें से उसको घटा देते हैं। जैसे कि मतलब अभी लास्ट टाइम जैसे हम बात करते हैं, लास्ट टाइम जनगणना हुई है 2011 में, ठीक है, उससे पहले हुई थी हमारी 2001 में। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2001 के जो आंकड़े, सॉरी 2001 के जो आंकड़े हैं उनको जो है 2011 के आंकड़ों से घटा देंगे, ठीक है, 2001 माइनस 2011, ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा निरपेक्ष वृद्धि हमारी कितनी हुई है। अब बात करते हैं वार्षिक वृद्धि के बारे में, ठीक है, ये जो है प्रत्येक वर्ष पर की जाती है, उसको परसेंटेज में निकाला जाता है। जैसे कि वार्षिक वृद्धि हमारी अगर 2% आ रही है, ठीक है,
वार्षिक वृद्धि हम 100% ले रहे हैं, ठीक है, 100% में 2% जो वार्षिक वृद्धि आ रही है, इसका मतलब ये है कि हर साल 100 लोगों पर जो है, ठीक है, 100 लोगों पर 2 लोग बढ़ रहे हैं, 100 लोगों पर 2 लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे है। और ये हमारी प्रत्येक वर्ष में निकाली जाती है ना, प्रत्येक वर्ष में निकाली जाती है। और दूसरा ये किसमें निकाली जाती है, ये हमेशा प्रतिशत में निकाली जाती है, ठीक है, प्रतिशत में निकाली जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या में परिवर्तन। परिवर्तन जनसंख्या में देखो 3 टाइप से, 3 कारणों से होता है, ठीक है। परिवर्तन कैसे कैसे होता है, तो है हमारा फैक्टर, पहला है हमारा जन्म दर, ठीक है, जन्म दर, दूसरा है हमारा मृत्यु दर, ठीक है, मृत्यु दर, और तीसरा है हमारा प्रवास, ठीक है, प्रवास, जिसके बारे में हमने प्रवासी पक्षियों के बारे में बात की थी, सेम वही प्रवास, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का सेंस सिर्फ ये है इसमें कि सिर्फ मनुष्य प्रवास नहीं करते हैं, पशु पक्षी भी प्रवास करते हैं, ठीक है, ये बात होगी प्रवास। तो जन्म दर क्या है, ठीक है, जन्म दर जो है मतलब प्रत्येक जो 1000 लोगों ने जन्म लिया, ठीक है, उसमें जितने लोग जीवित रहते हैं उनकी संख्या जन्म दर होती है ना। तो इसमें लिखेंगे हम प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर, मतलब बच्चों को यहाँ लिखेंगे है ना, बच्चों पर जो उसमें से जीवित बचे, ठीक है, जीवित बच्चों की संख्या, ये हमारी होती है जन्म दर, ठीक है, बच्चों की संख्या, ठीक है। और मृत्यु दर क्या होती है, मृत्यु दर होती है प्रत्येक 100 बच्चों पर मृत बच्चों की संख्या, यानी कितने बच्चों की डेथ होगी, बच्चों की संख्या, ठीक है। तो ये कैसे जनसंख्या को चेंज करेगा, ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन कैसे लाएगा। अगर कहीं पे आपको याद हो तो हमने जो जनसंख्या प्रामिड पढ़ा था है ना, उसमें भी बात की थी, देखिए अगर जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर है निम्न, ठीक है, मृत्यु दर है निम्न, तो इससे क्या होगा, इससे जनसंख्या में वृद्धि होगी, है ना, मृत्यु दर निम्न है। तो अगर जन्म दर है कम, जन्म दर है कम और मृत्यु दर है अधिक, ठीक है, मृत्यु दर हमारी अधिक, इससे क्या होगा, इससे जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी, जनसंख्या में हमारी क्या आएगी, जनसंख्या में कमी आएगी, ठीक है, जनसंख्या में कमी आएगी, ठीक है, ये चीज़ है। और दूसरा अगर हमारी जन्म दर और मृत्यु दर हमारी बराबर है, तब तो जो है जनसंख्या हमारी वो अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। हाँ, इस पॉइंट को मतलब नहीं लेंगे, ठीक है, ये दोनों कंडीशन है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे जन्म दर मृत्यु दर इस तरह से हमारे उसको प्रभावित करते हैं, और इन पे किस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, देखिए जन्म दर उच्च है, मृत्यु दर निम्न है, ठीक है, तो ये कंडीशन ये ठीक है ना। लेकिन अगर जन्म दर कम है, मृत्यु दर अधिक है, इसका मतलब ये कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हेल्थ अपॉर्चुनिटीज जो है वो गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि मतलब उतने बच्चे नहीं जीवित हो पा रहे हैं, जीवित बच पा रहे हैं, है ना, ये चीज़ है, ठीक है। अब प्रवास कैसे चेंज करता है, देखिए प्रवास, पहली बात तो प्रवास जो है हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है अंतर्देशीय, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्देशीय अंतर्राष्ट्रीय, क्या अंतर होता है दोनों में, देखिए ये जो प्रवास होता है ना अंतर्देशीय, ये एक देश के अंदर ही होता है, जैसे कि आप पंजाब का व्यक्ति कोई जो है तमिलनाडु चला गया, या फिर आंध्र प्रदेश का कोई व्यक्ति यूपी में आ गया, ठीक है, ये चीज़ है, ये हमारा हो गया अंतर्देशीय, मतलब एक ही देश के भीतर। तो इसमें क्या होता है, देखो अब ये बताओ, एक ही देश के भीतर है, बाहर तो कहीं गए नहीं, तो जनसंख्या जो है उसमें तो कोई परिवर्तन इससे आएगा नहीं, लेकिन घनत्व को चेंज कर देगा। घनत्व में देखा था ना, जनसंख्या घनत्व क्या था कि किसी एक मतलब जो है प्रति इकाई क्षेत्र पर जितने लोग रहते हैं, ठीक है। अब अगर कोई एक राज्य से, ठीक है, देश नहीं राज्य, ठीक है, भारत के किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई व्यक्ति जाते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे 10 लोग पहले से थे और 5 लोग ही और आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे ये टोटल लोग 15 हो गए, है ना। तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है, घनत्व जो बढ़ गया, यहाँ का जनसंख्या घनत्व बढ़ गया और यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है, ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है कम हो गया, है ना। ये है अंतर्देशीय, मतलब अंतर्देशीय मतलब एक ही देश के भीतर, ठीक है, अंतर्देशीय एक ही देश की बाउंड्री में, है ना, एक ही देश के भीतर प्रवास, ठीक, प्रवास एक ही देश के भीतर प्रवास। और ये जो है जनसंख्या परिवर्तन में इसका कोई रोल नहीं है, इसकी कोई भूमिका नहीं होती, ठीक है। ये जो है, जो जनसंख्या घनत्व है ना, जनसंख्या घनत्व को ये चेंज कर देता है, जनसंख्या घनत्व को चेंज कर देता है, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय का मतलब ये कि दो देशों के बीच जो प्रवास होता है, दो देशों के बीच जो प्रवास होता है उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ठीक है। जैसे कि एक कोई कंट्री ये है, एक कंट्री ये है भी, ठीक है,
अब इस कंट्री से लोग निकल के इधर जाएंगे तो सीधी सी बात है, जब पूरा पूरा मतलब लोग ही चले गए तो यहाँ पे ये जो है ये जनसंख्या परिवर्तन का कारण बनेगा, परिवर्तन का कारण बनेगा, ठीक है, कारण बनेगा। जैसे कि अभी एक डेटा आया था तो उसमें बताया गया था कि जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसमें जो है वहाँ के रहने वाले लोग इतने नहीं है जितना जो माइग्रेट करके वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये हमने बात कर ली। अब इसमें जो है हम ये देखेंगे कि जो हमारा भारत है, भारत में जो अंतर्देशीय जो प्रवास होता है ना, भारत में जो अंतर्देशीय प्रवास होता है, अंतर्देशीय प्रवास होता है मोस्टली जो है वो गाँव से शहरों की तरफ होता है, गाँव से शहरों की तरफ होता है, ठीक है, शहरों की तरफ होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे कि गांव की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि रोजगार के साधन कम है ना, रोजगार के साधन कम है और हर कोई कृषि कार्य में नहीं लगना, कृषि नहीं करना चाहता है, ठीक है, ये सब चीज़ें। और दूसरा शिक्षा का अभाव है और हेल्थ सेक्टर उतना अच्छा नहीं है ना, हेल्थ उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए जो है ये लोग जो है शहरों की तरफ प्रवास करते हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्टर हैं जो लोगों को गाँव से निकलने के लिए मजबूर करते हैं तो उनको हम कहते हैं पुश फैक्टर, ठीक है, पुश फैक्टर। जैसे कि अगर दुकान, जैसे कि एक दुकान ए है, एक दुकान बी है, ठीक है, मतलब इस सपोज कीजिए एक स्थान है ये, एक स्थान है ये, ठीक है, यहाँ पे जो है चॉकलेट की दुकान है, ठीक है, एक इस गांव में चॉकलेट की दुकान है और इस गांव में चॉकलेट की दुकान नहीं है और यहाँ पे कोई बच्चा है ए। अब वो जो बच्चा है उसको खानी है चॉकलेट, उसको खाना चॉकलेट खाने का मन किया हुआ है उसका, ठीक है। तो अब ये जो फैक्टर है चॉकलेट इसके गाँव में ना होना, ये इसको धक्का, पुश का मतलब धक्का देना, ठीक है, मतलब पुश करना, ठीक है। तो जो चॉकलेट की जो डिमांड है इसकी, ये इसको पुश करेगी कि ये दूसरे गांव में जाके चॉकलेट खरीद के लाए, है ना, क्योंकि इसके गांव में ये चीज़ मौजूद नहीं है। तो ये है पुश फैक्टर हमारा। तो गांव में कौन से फैक्टर वर्क करते हैं? पुश फैक्टर वर्क करते हैं। वहीं शहर में जो है ये हमारा पुल फैक्टर, ठीक है। पुल फैक्टर मतलब अपनी तरफ खींचना, आकर्षित करने वाला कारक, ठीक है, आकर्षित करने वाला कारक। अब देखो ये लोग जो है, जो गांव के लोग हैं, ये रोजगार, कृषि, शिक्षा, हेल्थ, ये सब इनके गांव में नहीं था तो इनको पुश फैक्टर ने इनके ऊपर वर्क किया, तो ये गांव शहरों की तरफ आकर्षित हुए। तो शहरों की तरफ आकर्षित क्या हुआ कि इनको यहाँ पे रोजगार मिला, इनको यहाँ पे क्या कहते हैं शिक्षा का साधन मिला, यहाँ पे इनको हेल्थ सेक्टर अच्छा मिला, तो इन फैक्टर्स ने इनको अपनी तरफ खींचा। तो शहरों में जो वर्क करते हैं वो हमारे करते हैं पुल फैक्टर वर्क, ठीक है, शहरों में हमारे पुल फैक्टर वर्क करते हैं। तो ठीक है, प्रवास से किस तरह से जो है जनसंख्या में चेंज आता है ये हमने बात कर ली। इसमें अगला हम बात करेंगे जनसंख्या के गुण, ठीक है। अगला हम बात करेंगे जनसंख्या के गुण, जनसंख्या के गुणों में विशेषताएं, ठीक है, गुण में विशेषताएं। ठीक है, तो पहले इसमें हम बात करेंगे, सॉरी, पहले हम इसमें बात करेंगे आयु संरचना के बारे में, ठीक है। इसमें पहला फैक्टर है हमारा आयु संरचना, ठीक है, आयु संरचना, ठीक है। इसमें जो है जो भारत का जो मतलब जनसंख्या है उसको 3 टाइप में इस तरह से बांटा गया है। एक है हमारा जो है मतलब बच्चों वाली श्रेणी, यानी 0 से 14 ईयर के, ठीक है। फिर हमने बात की आपका 15 से 59 ईयर, ठीक है। फिर है 60 व अब, ठीक है, ये युवा है, युवा वर्ग है ये हमारा, ठीक है। ये जो है हमारा ये वेस्ट, सॉरी, ये हमारा मतलब इसको बोल सकते हैं हम वृद्ध, ठीक है, ये हमारी वृद्ध जनसंख्या है। इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए ये जो 0 से 14 ईयर वाले बच्चे हैं, ठीक है, इनके साथ क्या सीन है, ये है कि ये कोई वर्क तो करने जाएंगे नहीं, है ना, किसी तरह का, इसलिए अपने खाने के ऊपर, खाने के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपनी हेल्थ के लिए ये इन पर डिपेंड रहेंगे, क्योंकि ये जो है ये है कार्यशील जनसंख्या, ये है कार्यशील वर्ग है ये, ठीक है, ये कार्य करता है और ये जो है जीविकोपार्जन करेगा, ठीक है, ये जीविकोपार्जन करेगा, ठीक है। तो ये जो है स्वयं पर निर्भर है, ठीक है, ये स्वयं कार्य करेगा और अपनी चीज़ों का उपभोग करेगा, ठीक है। वही ये वाला जो वर्ग है ये देखो उतना भी कैपेबल नहीं है, छोटा बच्चा है, ठीक है, उतना कैपेबल नहीं है कि कहीं जाके रोजगार करे, तो इसलिए ये जो है ये इन पर डिपेंड होगा। तो ये है हमारा आश्रित वर्ग,
ठीक है, ये हमारा आश्रित वर्ग। और ये किस चीज़ पे डिपेंड होगा? ये अपने भोजन के लिए, अपने वस्त्रों के लिए, यानी कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ना, अपनी शिक्षा के लिए, अपने जो स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए इस पर डिपेंड होगा। अब हम 60+ की बात करें तो देखो इसमें जो है ये कार्यशील जनसंख्या हो भी सकती है, ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि कभी कभार जो है 60 के 70 एज के आदमी भी जो है मतलब काम करते हैं, जैसे कि कोई दुकान वगैरह अपना खोलते हैं, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील वर्गीय हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी सकता है, अगर नहीं, ठीक है, नहीं। दूसरा ये है, ये जो अवकाश प्राप्त हो सकता है, ठीक है, अवकाश प्राप्त, जैसे जानते हैं गवर्नमेंट 60 के बाद क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब से जो रिटायरमेंट मिल जाता है ना, अवकाश प्राप्त ये वर्ग हो सकता है, ठीक है, वर्ग हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये है कि ये जो है मतलब कुछ अपना जीविकोपार्जन भी कर सकता है, ठीक है, भी कर सकता है, ठीक है, जैसे कि, तो इसका मतलब ये है कि देखो जो इन सब वर्ग में आएंगे कि अपना जीविकोपार्जन करने, वो तो ठीक है, जो कुछ नहीं करेंगे वो फिर से इन पे आश्रित हो जाएंगे। तो ये वाला जो वर्ग है हमारा, ये भी आश्रित वर्ग है, ठीक है, ये भी किस चीज़ के लिए आश्रित, अब जैसे कि इतनी एज है तो अपना नहीं है किसी में कैपेबिलिटी की वो कोई श्रम करे जाके, ठीक है, तो ये अपनी ये वही सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए है ना, अपने भोजन के लिए, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए इन पे डिपेंड हो जाएंगे, ठीक है, तो ये भी हमारी क्या हो गया, ये भी हमारी आश्रित वर्ग हो गया हमारा, ठीक है। और दूसरा ये है कि इनका जो है अब मतलब कोई सिलेक्शन प्रोसीजर से इनका कोई वर्क नहीं हो सकता, मतलब कहने का सेंस है कि कोई भी मतलब एग्जाम को जैसे हम लोग फिल करके जो है जॉब वगैरह लेते हैं, उस तरह से इनका कोई सिलेक्शन नहीं, प्रोसीजर नहीं हो पाएगा। अब ये कुछ खुद का व्यवसाय करें या खुद की कृषि कार्य में लग जाए, है ना, ये चीज़ें ये करें तो ठीक है, ठीक है, तो ये आयु संरचना के बारे में बात हो गई। अब दूसरा हम बात करते हैं इसमें लिंग अनुपात, ठीक है, दूसरा पॉइंट की बात करें तो वो है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात क्या होता है, ठीक है, लिंग अनुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ठीक है, स्त्रियों की संख्या, ठीक है, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो हमारा लिंग अनुपात बताता है, इसका मतलब ये है कि कहीं अगर लिंग अनुपात अधिक है, अधिक का सेंस ये है कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या अधिक है, जैसे कि एग्जाम्पल केरल, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो समानता है पुरुषों और स्त्री के बीच में, वो सॉरी असमानता जो है वो बहुत कम है, ठीक है, यानी कि हर चीज़ के अवसर उनको भी मिल पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं पे अगर लिंग अनुपात कम है, लिंग अनुपात कम होने का मतलब ये है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम है उससे, है ना, 900 कुछ है या इस तरह से, मतलब 1000 से कम है कुल मिला के, तो क्या है वहाँ पे ये पता लगेगा कि वहाँ पे जो है पुरुषों और स्त्रियों के बीच में समानता अधिक है, ठीक है। तो ये जो लिंग अनुपात है ये बताता है, ये दर्शाता है, ये क्या दर्शाएगा, पुरुषों व स्त्रियों के बीच असमानता, स्त्रियों के बीच असमानता, ठीक है, असमानता। जैसे कि हमारा जो केरल है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1000 पुरुषों पर 1000 प्लस महिलाएं हैं, यानी कि शायद कुछ मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, 1000 से ऊपर ही महिलाएं हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अब वहीं जो हमारा हरियाणा है, पंजाब है, इवन हमारे यूपी की बात कर लें, यहाँ पे कुछ 924 इस तरह के आसपास का जो है लिंग अनुपात है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 924 महिलाएं, इसका मतलब जो बाकी की जो बची जो महिलाएं हैं वो मतलब क्यों कमी है इन सब चीज़ों में, है ना, किस चीज़ के अवसर नहीं है, या तो उनको मतलब ये कि जन्म ही नहीं लेने दिया जा रहा हो, है ना, फिर बाद में मार दिया जा रहा हो, और जो उनके ऊपर जो क्राइम हो रहे हैं ना, ये सब चीज़ें, है ना, ये सब चीज़ें जो है इसको इफेक्ट करेंगी। तो लिंग अनुपात के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे साक्षरता दर। साक्षरता दर, साक्षरता दर, ठीक है, तो अब बात करेंगे कि कौन साक्षर है, साक्षर है ना, कौन कौन वर्ग जो है साक्षर की श्रेणी में आएगा। देखिए हमारे हमें बताया गया है कि जो बच्चे जिनकी एज है ना 7 है या 7 से ऊपर है, ठीक है, 7 या 7 से अधिक आयु वर्ग, ठीक है, आयु वर्ग के लोग जो है जो एक भाषा को समझ भी सकते हो, उसको पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो, किसी किसी एक भाषा को पढ़ समझ वे लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो, वो हमारे क्या है, वो हमारे साक्षर, ठीक है। अब किसी भी कंट्री का साक्षरता दर अगर उच्च है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ठीक है, सीधी सी बात है कि एजुकेशन के जो अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है, तो हमने बात की थी कि अगर मतलब मानव को उस तरह से वो चीज़ें मिल जाती हैं तो मानव एक मानविक संसाधन के रूप में तब्दील हो जाता है ना,
ठीक है, वो कुशल श्रमिक हो जाता है। ठीक है, वो ये सारे काम करने लगता है। मतलब अकुशल काम जैसे कि हम जिसके बारे में बात करते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं ना, तो कुछ जो अच्छे काम होते हैं, मतलब क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं ऑफिस वर्क जो होते हैं सारे, है ना, ये कुशल श्रमिक जो है इसकी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो हाँ, कहीं अगर तो ये जो साक्षरता है ना, ये किसी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, मजबूत करता है। ये हमारी साक्षरता दर के बारे में बात होगी। अगली बात हम पढ़ते हैं व्यावसायिक संरचना। ठीक है, अगली हमारी बात है व्यावसायिक संरचना। इसमें क्या है, देखिए हम जो है हमारे यहाँ पे तीन तरह के जो क्रियाकलाप हैं उनकी बात की गई है। पहले होते हैं हमारे प्राथमिक क्रियाकलाप, फिर होते हैं हमारे द्वितीयक क्रियाकलाप और तीसरा होता है हमारा तृतीयक क्रियाकलाप। ठीक है, तृतीयक क्रियाकलाप। तो प्राथमिक क्रियाकलाप जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर हो गया, है ना, जो मतलब कच्चे माल वाले काम होते हैं ना, और जैसे कि मतलब कृषि हो गया हमारा, ये सब चीजें होती है। द्वितीयक क्रियाकलाप में मतलब क्या कहते हैं, यातायात आ जाएगा हमारा, है ना, यातायात। इनको और अधिक जो मूल्यवान पदार्थ बनाने के लिए जो चीजें होती हैं वो द्वितीयक क्रियाकलाप आती है। जैसे यातायात हो गया हमारा, संचार व्यवस्था हो गई, ठीक है, और बैंकिंग हो गया, है ना, संचार को हटा देते हैं। ठीक है, यातायात हो गया, बैंकिंग हो गया हमारा, और भवन वगैरह हो गया, भवन निर्माण, है ना, ये सब जो है हमारी ये द्वितीयक क्रियाकलाप में होगी। ठीक है, और तृतीयक क्रियाकलाप में हमारा हो जाएगा ठीक है, और तृतीयक क्रियाकलाप में इनको जो है सॉरी, इसे यातायात इसमें नहीं आएगा, ये भवन निर्माण है ना, ये सब चीजें इसमें आएंगी। और तृतीयक क्रियाकलाप जो है हमारा, इसमें जैसे कि हमारा यातायात आ जाएगा, ठीक है, संचार के साधन आ जाएंगे। तो अब ये चीज कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए जो ये वाले काम होते हैं ना, प्राथमिक क्रियाकलाप जो होते हैं सारे, है ना, ये जो है विकासशील देशों में अधिक होते हैं। ठीक है, विकासशील देशों में अधिक होते हैं। मतलब इसका कहने का सेंस ये है कि ऐसा नहीं है कि द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप जो ये नहीं होंगे, ये भी होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है विकासशील देशों में जो ये वाले कार्य ही अधिक होंगे। जबकि जो विकसित राष्ट्र हैं, है ना, विकसित राष्ट्रों में जो हमारे ये द्वितीयक क्रियाकलाप और तृतीयक क्रियाकलाप ये अधिक होते हैं। ठीक है, तो हम इन क्रियाकलाप के माध्यम से भी किसी भी देश की व्यावसायिक संरचना उसके माध्यम से भी हम बता सकते हैं कि वो विकसित है या विकासशील है ना, ये चीज हो गई। अब स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं ना, अगला पॉइंट है इसमें स्वास्थ्य है ना, तो वही है, अगर किसी देश की जनसंख्या को अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही है तो वहाँ का जो युवा वर्ग है वो अधिक कार्यशील होगा, है ना। और दूसरी बात ये है कि जो मृत्यु दर अधिक थी, है ना, मृत्यु दर में कमी आएगी। ये सारी चीज़ें, और दूसरा जो वहाँ की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, क्योंकि अगर व्यक्ति जो है अगर मतलब सेहतमंद रहेंगे तभी ना वो कुछ ऐसा वर्क कर पाएंगे। अगर वो बीमारी पड़ जाएंगे तो कहाँ कोई कार्य कर पाएंगे। ठीक है, तो स्वास्थ्य इस चीज़ में ऐसे प्रभाव डालता है। दूसरा है किशोर जनसंख्या, ठीक है, किशोर जनसंख्या, ठीक है, तो जो 10 से 19 साल के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो हमारे किशोर जनसंख्या में आते हैं। और ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसकी किशोर जनसंख्या कम है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी राष्ट्र में किसी देश में किशोर जनसंख्या, तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। वहाँ पे मतलब उस देश के जहाँ पे किशोर जनसंख्या अधिक है, उस राष्ट्र के विकसित होने की संभावना अधिक है ना, विकसित होने की संभावना अधिक है। क्यों, आपको याद है तो हमने आश्रित वर्ग के बारे में बात की थी, ये किसी पर आश्रित नहीं है, ये अपना काम स्वयं करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए जो है ये वर्ग जो है भारत के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। इसी के साथ हमारी जो 9th क्लास की एनसीईआरटी है वो खत्म हो गई। ठीक है, अगली चीज़ हम अगली क्लास की एनसीईआरटी में करेंगे।